हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 29 ऑफ सीआरपीसी, जो बात करता है अपील के बारे में। अब यहाँ पे ये पार्ट 1 रहेगा। अब जहाँ तक डिस्कस कर लेंगे 372 से लेकर 394 तक की सेक्शन है। अब इसमें जितना हम आज कवर कर सकते हैं करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि अपील के आधार क्या क्या है, यानी किस आधार पर अपील हो सकती है। ठीक है, यदि आपको पता हो कि अपीली न्यायालय कौन कौन सी हैं, यानी अपीलेट कोर्ट कौन कौन सी है हमारे सीआरपीसी के तहत, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कौन से निर्णय की अपील हो सकती है। ठीक है, छोटे मामले में अपील कब होती है, यानी छोटे मामले क्या होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कब अपील होती है इसको डिस्कस करेंगे, और भी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चैप्टर 29 में, ठीक है, ये यहाँ पे आपकी धारा कितनी है, 372 से लेकर 394 तक की यहाँ पे सेक्शन बताई गई है। अब और उसके बाद 395 से आपका रेफरेंस वगैरह स्टार्ट हो जाता है, निर्देश वगैरह जो भी रहते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बात करें तो अपीली न्यायालय कौन कौन सी है हमारे सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी में दो तरह के अपीली कोर्ट हैं। ठीक है, अपीलेट कोर्ट कौन कौन सी, पहला तो है आपका सेशन कोर्ट, उसके बाद दूसरा है आपका हाई कोर्ट। ठीक है, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दो कोर्ट क्या है, ये अपीली कोर्ट हैं। जब यहाँ पे जेएमएफसी यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सीजीएम, असिस्टेंट सेशन जज, इनका अगर कोई जजमेंट आता है तो किसके पास अपील होती है, सेशन जज के पास अपील होती है। इसके अलावा यदि सेशन जज, ठीक है, एडिशनल सेशन जज, सीजीएम का कब, जब ये पावर एक्सरसाइज करता है सेक्शन 31 में। ठीक है, सेक्शन 31 अब सीआरपीसी में जो पावर एक्सरसाइज करता है, तो यहाँ पे इसकी इन सभी की अपील कहाँ होती है, हाई कोर्ट में होती है। तो ये दो कोर्ट क्या कहलाती है, अपीलेट कोर्ट कहलाती है। अब यहाँ पे अपील के आधार कौन कौन से होते हैं, तो किस आधार पर आप अपील कर सकते हैं, अपीलेट कोर्ट में किस आधार पर जा सकते हैं, जब जजमेंट हुआ होगा। ठीक है, जब जजमेंट हुआ तो कन्विक्शन, पहला ग्राउंड क्या आता है कि कन्विक्शन, यदि कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि हुई है तो आप 374 के तहत यहाँ पे अपील कर सकते हैं। ठीक है, यदि दोष मुक्ति हुई है, यानी कि अब आप चाहते हैं कि सामने वाले पार्टी क्या कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया है, तो वहाँ पे क्या आप सेटिस्फाइड नहीं है उस जजमेंट से, तो आप दूसरा क्या ग्राउंड है कि दोष मुक्ति के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। तीसरा आता है आपका कि अपर्याप्त दंड, यानी कि जो दंड दिया गया है वो अपर्याप्त है, ये स्टेट गवर्नमेंट को लगता है। तो स्टेट गवर्नमेंट किसको कहेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूशन कहेगी। तो वहाँ पे 377 के तहत क्या होता है कि यहाँ पे अपील हो सकती है। ये तीसरा ग्राउंड हो गया। अब चौथा क्या होता है, अपर्याप्त प्रतिकार, यानी कि ये विक्टिम को लगता है कि प्रतिकार जो है अपर्याप्त, यहाँ पे जजमेंट दिया गया है कि अपर्याप्त प्रतिकार है जो, ठीक है, उसके लिए अपील कर सकती है। ये विक्टिम के पास राइट है। न्यूनतर अपराध के लिए दोष सिद्ध की गई, तो यहाँ पे विक्टिम का भी राइट है कि यहाँ पे क्या कर सकती है कि जो विक्टिम है, ये पीड़ित है, वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। ये 372 के क्लॉज 372 के प्रोवाइजो में बताए गए जो 2008 में जोड़ी गई थी। ये कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं अपील के, यानी आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला एक बार फिर से नोट करवा देता हूँ। पहला आता है कि दोष सिद्धि, ठीक है, यानी कन्विक्शन। दूसरा आता है दोष मुक्ति 378 में, अपर्याप्त दंड 377 में, ठीक है, अपर्याप्त प्रतिकर और न्यूनतर अपराध के लिए दोष सिद्धि, ये दो कहाँ पे बताए गए हैं, 372 के प्रोवाइजो में बताए गए। ये अपील के आधार है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि अपील न्यायालय कौन कौन से हैं और अपील के आधार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अपील किसको होगी, सेशन कोर्ट को होगी या फिर हाई कोर्ट को होगी। सेशन को किसको होगी, किसके जजमेंट के खिलाफ आप जा सकते हैं, या तो जेएमएफसी होगा, जेएमएफसी यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजीएम और असिस्टेंट सेशन जज। आप याद रखिएगा असिस्टेंट सेशन जज जो होता है उसकी भी अपील कहाँ होती है, सेशन कोर्ट के पास होती है, सेशन जज के पास होती है। अब बाकी सेशन जज है, यदि खुद सेशन जज क्या कर रहा है कि निर्णय दे रहा है, या फिर एडिशनल सेशन जज आ रहा है, तो वहाँ पे किसको अपील करेंगे, आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तो ये हो गया आपका अपील के आधार और अपीली न्यायालय कौन कौन से हैं। अब चलते हैं अपने बेरठ की ओर। तो अब यहाँ पे 372 से अपील स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यदि आप सीपीसी में पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी अपील का प्रावधान है। ठीक है, तो वहाँ पे जो भाग 7 है सीपीसी का, जहाँ पे अपील बताई गई 96 से लेकर
112 तक ये सेक्शन है जहां पर अपील के बारे में बताया गया है। ऑर्डर की बात करें तो 41 से स्टार्ट हो जाता है। तो पहली अपील जिसको बोलते हैं मूल डिक्री की अपील, तो यहाँ पे ऑर्डर 41 में बताया गया है, ठीक है। ऑर्डर 42 में बताया गया द्वितीय यानी कि अपीली डिक्रियों की अपील। उसके बाद आता है कि आदेशों का भी अपील होती है कुछ, जो ऑर्डर 43 में बताया गया है, ठीक है। ऑर्डर 44 जो गरीब है, निर्धन व्यक्ति है, उनके द्वारा अपील की जाती है। 45 में सुप्रीम कोर्ट में अपील। ये तो यहाँ पर ये कुछ सीपीसी के भी प्रावधान, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आप इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा कि सीपीसी भी सीआरपीसी में भी, यानी कि अदर एक्ट में भी जहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं आप करिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें 372 की। जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो किसी अपील का ना होना। अब यहाँ पे हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि यदि मान लीजिए कहीं भी ऐसा उपबंध नहीं है, किसी भी जो भी जजमेंट आया है, ठीक है, या फिर कुछ भी फैक्ट है उसकी अपील की बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, तब यहाँ पर क्या है, उसकी कोई भी अपील नहीं होगी। यदि मान लीजिए कहीं पे लिखा है कि जो ऑर्डर किया गया है उसकी अपील नहीं होगी, तब वहाँ पे उसकी अपील आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया कि जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो किसी अपील का ना होना, यानी कि उपबंध जब तक नहीं होगा, प्रोविजन जब तक नहीं होगा तो आप अपील कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक प्रोविजन इसका नहीं होगा तो अपील आप नहीं कर सकते हैं। तो दंड न्यायालय के किसी निर्णय, दंड न्यायालय क्या होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो सेक्शन 6 आपको बात करता है क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में। दंड न्यायालय कौन कौन से होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्रिमिनल कोर्ट होती है या नहीं होती है, इसको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पे दंड न्यायालय किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता द्वारा या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित हो उसके सिवाय नहीं होगी। यानी कि जो इस संहिता के द्वारा, यानी जो भी आदेश किया जा रहा है, जो भी निर्णय दिए जा रहे हैं, निर्णय कहाँ पे दिए जाते हैं, 353 में दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस निर्णय को जब आप अपील करना चाहते हैं तो यहाँ पे यदि उपबंधित है, इस संहिता में कहीं अपील के बारे में प्रावधान है या फिर कोई अन्य विधि है जहाँ पर अपील के बारे में प्रावधान किया गया है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। यदि यहाँ पे प्रोविजन नहीं है तो आप अपील नहीं कर सकते हैं। ये जनरल प्रिंसिपल हो गया 372 में, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था, आपको 2008 में जोड़ा गया था। 2008 में जोड़ा गया था। इससे पहले यानी कि 2008 में जोड़ के यहाँ पे किसको राइट दे दिया गया, जो विक्टिम होता है, ठीक है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको यहाँ पे राइट दे दिया गया 2008 में कि वो भी क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। इसके पहले उसके पास राइट नहीं था, यानी कि उस जो भी हुआ हो निचली कोर्ट में, यानी कि कन्विक्शन हुआ हो या फिर प्रतिकर कम लगाया हो, कम दिया हो, दिलवाया हो, ठीक है, न्यूनतर अपराध के लिए दोषी कर दिया हो, तब भी यहाँ पे पीड़ित के पास कोई अधिकार नहीं था कि वो अपील कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को राइट के लिए यहाँ पे इस प्रोवाइजो को जोड़ा गया था। परंतु यह कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त करने या न्यूनतर अपराध के लिए दोष सिद्ध करने या अपराध अपर्याप्त प्रतिकर आरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध पीड़ित को अपील दाखिल करने का अधिकार होगा। अब यहाँ पे किसको राइट दे दिया गया है, पीड़ित को। किसके विरुद्ध राइट दिया गया है, जो जजमेंट आया है, जो अभियुक्त को क्या कर दिया गया है, जो अक्यूज्ड पर्सन था उसको दोष मुक्त कर दिया गया है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये आ गई कि दोष को दोष मुक्त कर दिया गया। दूसरा चीज आता है कि न्यूनतर अपराध के लिए दोष सिद्ध कर दिया है, यानी कि जो विक्टिम था उसको लगता है कि जो अभियुक्त व्यक्ति है, अभियुक्त को मान लीजिए 4 वर्ष की सज़ा मिली, ठीक है, जो भी ट्रायल हुआ उसके बाद 4 वर्ष की सज़ा मिल गई। अब विक्टिम को लगता है कि जो अपराध इसने किया है अभियुक्त ने, उसके हिसाब से तो इसको कम सज़ा मिली है, ठीक है ना, इसको तो और ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। तब यहाँ पर क्या करेगा, जो विक्टिम है, पीड़ित है, वो अपील कर सकता है, ठीक है, न्यूनतर अपराध के लिए हो गया। अब एक और चीज़ आता है कि अपर्याप्त प्रतिकर आरोपित करने वाले, यानी कि जो इस पर प्रतिकर लगाया गया है, प्रतिकर का आदेश देने की बात की गई है, वहाँ पर वो अपर्याप्त है। यदि विक्टिम को ऐसा लगता है कि वो अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है उसके लिए, तो यहाँ पर उसके लिए खिलाफ भी क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अपील का राइट है किसके पास, पीड़ित के पास, यानी जो विक्टिम है उसके पास। अब विक्टिम को परिभाषित कहाँ किया गया है, सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी में विक्टिम की परिभाषा कहाँ है, 2WA में, ठीक है। वहाँ पे आप देखेंगे तो विक्टिम की परिभाषा बताई गई है।
तथा ऐसी अपील ऐसे न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध समानतः अपील दाखिल की जाती है। यानी कि पीड़ित अब अपील कहाँ पर करेगा? समानतः उस जजमेंट की जहाँ पे अपील होती है, यानी उस जिस कोर्ट ने दिया है अपील, जैसे सीजीएम ने दिया है, ठीक है, तो सीजीएम कोर्ट का अपील जहाँ पे समानतः होती है, अब कहाँ पे होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी इसकी जजमेंट की अपील होती है वहीं पर क्या कर सकता है पीड़ित? यहाँ पे अपील कर सकता है। ये बात हो गई। ये हो गया प्रोवाइजो, यानी कि प्रोवाइजो का आप याद रखिएगा 2008 में जोड़ा गया था। 2008 के पहले पीड़ित के पास, विक्टिम के पास राइट नहीं था अपील करने का, ठीक है। प्रोसिक्यूशन चाहे तो जा सकता था, सरकार चाहे तो जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे पीड़ित के पास राइट नहीं था, तो यहाँ पे पीड़ित को भी अधिकार दे दिया गया है। अब 373 में क्या बात करता है? परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार की प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। अब यहाँ पे परिशांति कायम रखने या सदाचार की प्रतिभूति के लिए क्या किया गया था? ऑर्डर किया गया था कि कोई इसे अभियुक्त है, ठीक है, ए नाम का अभियुक्त है, इससे कहा गया था कि आप एक काम करिए, प्रतिभूति दीजिए, ठीक है ना, परिशांति कायम रखने के लिए या फिर सदाचार के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके लिए जो प्रतिभूति देने का ऑर्डर हुआ था, तो ये क्या करता है? ये अस्वीकार कर देता है, ठीक है, या फिर नहीं देता है, या फिर इनकार कर देता है। अस्वीकार करने वाले आदेश से, यानी कि जो ये प्रतिभूति लाता है उसको न्यायालय के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, इसको ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो अपील होगी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कोई व्यक्ति जिसे परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए धारा 117 के अधीन आदेश दिया गया है। कहाँ पर? 117 के अधीन प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया, जो परिशांति रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए, अथवा जो धारा 121 के अधीन प्रतिभूति स्वीकार करने या उसके अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यतीत है। यानी जो अभियुक्त है वो किससे व्यतीत है? जो 121 यानी जो सीआरपीसी की धारा 121 है उसके अधीन जिसने प्रतिभूति दिया, ठीक है, श्योरिटी तो लाया, लेकिन उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया। कहाँ पे? न्यायालय में, या फिर उसे अस्वीकार कर दिया गया, तो उसके विरुद्ध अपील कहाँ पे होगी? ये सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है कोई व्यक्ति, ठीक है, जिसने प्रतिभूति लाया था। ये बात होगी। अब यहाँ पे इसके बाद एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो आप देख लिए, परंतु इस धारा की कोई बात उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी जिनके विरुद्ध कार्रवाई सेशन न्यायाधीश के समक्ष 122 की उपधारा 2 या 4 के उपबंधों के अनुसार रखी गई। यानी कि जो ऊपर हमने 373 में पढ़ा वो सारी चीज़ें कहाँ पे अप्लाई नहीं होगी? सेक्शन 122 सीआरपीसी की उपधारा 2 और 4 में। तो यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि यदि जो ये यहाँ पे बंद पद निष्पादित करने के लिए, यानी कि जैसे 1 साल के लिए यहाँ पे बताया गया कि आप परिशांति कायम रखने के सदाचार या फिर सदाचार के लिए क्या करें? 1 साल के लिए प्रतिभूति दें, ठीक है। अब वहाँ पे देने में वो असफल रहता है तो वहाँ पे यह आदेश किया जा सकता है कि जब तक सेशन न्यायालय के आदेश ना हो तब तक उसको जेल में रखा जाए। तब यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि उस पर यह अप्लाई नहीं होता है। 374 में क्या बताया गया है? दोष सिद्धि से अपील, यानी कि जब कन्विक्शन हो गया है उस कन्विक्शन के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं? अपील की जा रही है। अब जैसे ए को क्या कर दिया गया? कन्विक्ट कर दिया गया। अब कन्विक्शन में कौन जाएगा? अब ए ही तो जाएगा भैया, इसको जेल में डाला गया तो यही तो जाएगा कि हमको यहाँ पे कि गलत कन्विक्शन किया गया, या फिर जो भी उसके आधार रहे होंगे उसके आधार पर क्या करेगा? यहाँ पे वो कन्विक्शन को अपील में ला सकता है। तो कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक दांडिक अधिकारिता का प्रयोग में किए गए विचारण में दोषसिद्ध किया गया है, ठीक है, जो कोई उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विचार में दोषसिद्ध किया गया है, तो वहाँ पे अपील किसको करेगा? उच्चतम न्यायालय में अपील करेगा। तो यह असाधारण आरंभिक अधिकारिता है क्या? यानी कि यहाँ पे तो हाई कोर्ट ने क्या किया है? इसको कन्विक्ट तो किया है, लेकिन कैसे किया है? यहाँ पर ये असाधारण आरंभिक दांडिक अधिकारिता है क्या? तो यहाँ पे आप बात करें तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप 407 से, ठीक है। तो पहले हम 407 देखते हैं। तो 407 कहता क्या है? तो 407 क्या कहता है? मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट क्या करता है? वो डायरेक्ट ट्रायल तो करता नहीं है कि मामले का संज्ञान ले ले और उसका ट्रायल करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन 474 में
यहाँ पे बताया गया है कि हाई कोर्ट जब ट्रायल लेता है वो कौन से प्रोसीजर अपनाता है। तो वहाँ पे बताया कि सेशन ट्रायल जैसे चलती है उसी प्रकार से यहाँ पे वारंट ये हाई कोर्ट ट्रायल चलाएगा। ठीक है, ये 474 में कहता है, लेकिन कैसे करेगा ये यहाँ पे बताया गया है। तो 407 में यानी कि जो सेक्शन 407 है उसके क्लॉज 8 में बताया गया है। ठीक है ना। तो क्लॉज 8 क्या बात करता है कि सुओ मोटो क्या करता है, मामले को अपने पास मंगाता है। अब जहाँ से मंगाता है तो यदि नहीं मंगाता तो जो प्रक्रिया वहाँ पे अपनाई जाती तो वही प्रक्रिया ये क्या करेगा, अपनाएगा। ये क्लॉज 8 में बताया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 407 की स्टार्टिंग से। तो जब कभी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है, यानी प्रतीत कराया जाता है, उसके अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय में रिज या पक्षपात रहित यानी कि फेयर ट्रायल नहीं हो सकती है। फेयर यानी और पार्शियल ट्रायल यहाँ पे नहीं हो सकती, जांच या विचार नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा उसको प्रतीत कराया जाता है। किसको? हाई कोर्ट को। या फिर दूसरा कंडीशन आता है कि असाधारण से कठिन विधि के प्रश्न उठने की संभाव्यता है, यानी कि कोई लॉ ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन लॉ का क्वेश्चन ऐसे अराइज होने वाला है जिसको वहाँ पे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तीसरा कंडीशन आता है कि इस धारा के अधीन आदेश इस संहिता के किसी उपबंध द्वारा अपेक्षित है या पक्षकारों या साथियों के लिए साधारण सुविधाप्रद होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए समझनीय, यानी कि जो न्याय के उद्देश्य हैं या फिर पक्षकारों या साथियों के लिए साधारण सुविधाप्रद होगा उसके अनुसार क्या करेगा, मामले जो अपील हैं, मामले को जो चल रहे हैं किसी न्यायालय में या फिर अपील जिस किसी न्यायालय में चल रही है उसको क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, ट्रांसफ़र कर देगा या अपने पास मंगा लेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, इन तीनों कंडीशन में अब नीचे बताया गया है कि वह आदेश कर सकेगा कि पहला, अब यहाँ पे कुछ 4 तरह के आदेश बताए गए हैं कि किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाए, यानी कि जिस जहाँ से मामले को उठाया है, जिस अधीनस्थ न्यायालय से जहाँ पे अपील न्यायालय थी कि कोई ट्रायल कोर्ट थी, वहाँ से मामले को उठाया कि वहाँ पे फेयर ट्रायल नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि वहाँ पे कोई विधि का प्रश्न उत्पन्न होने वाला है तो वहाँ पे वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, उसके बाद मामले को अपने पास बुला लेगा और आदेश कर सकेगा कि ऐसे न्यायालय द्वारा उसका ट्रायल चलाया जाए। ठीक है, जो 177 से 185, जो 177 से लेकर 185 क्या बात करता है कि जो समानता विचारण कहाँ पर चलेगा इसके बारे में बात करता है। इस धाराओं के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जिस न्यायालय को ट्रांसफ़र करने वाला है मामले को, वो क्या है, अर्हित तो नहीं है यानी क्वालिफाइड तो नहीं है, लेकिन विचारण करने के लिए सक्षम है, तब यहाँ पे उसको भेज सकता है। दूसरा कंडीशन आता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील, ये मामलों या अपीलों का वर्ग, यानी कि कई मामले हैं, एक से अधिक मामले, एक से अपील, एक ही तरह के अपील आ रहे हैं, उन सभी के वर्ग उसके प्राधिकार के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय या ऐसे समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले किसी दंड न्यायालय को क्या कर सकता है, अंतरित कर सकता है। तीसरा आता है कि कोई विशिष्ट मामला सेशन न्यायालय के विचारण सुपुर्द कर दिया जाए, ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई विशिष्ट मामला या अपील स्वयं उसको अंतरित कर दी जाए, किसको, स्वयं हाई कोर्ट को अंतरित कर दिया है, उसके आपने खुद के पास मंगा लिया, अब उसका विचारण करेगा, उसके विचारण किसके समक्ष किया, उसी के समक्ष किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्लॉज 8 देखते हैं। अब क्लॉज 8 क्या कहता है कि जब उच्च न्यायालय किसी न्यायालय से किसी मामले का अंतरण अपने समक्ष विचारण करने के लिए उपधारा 1 के अधीन आदेश देता है, उपधारा 1 के अधीन आदेश दे रहा है, ठीक है ना, मामले को अपने मान लीजिए अपने पास बुला लिया, तब वह ऐसे विचारण में उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा। किस प्रक्रिया का अनुपालन करेगा कि जिस मामले का ऐसा अंतरण ना किए जाने की दशा में वह न्यायालय करता है। यानी कि मजिस्ट्रेट यदि इसके पास मामला था, ये जो इसका प्रोसीजर था उसको ट्रायल करने का, और हाई कोर्ट ने क्या कर लिया, यहाँ से मामले को अपने पास बुला लिया, तो वहाँ पर भी वही प्रक्रिया अपनाएगा जो यहाँ पर चलती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो मामले क्या है, हाई कोर्ट डायरेक्ट यहाँ पे क्या नहीं करता, संज्ञान नहीं लेता, इसका ट्रायल नहीं चलाता है। यहाँ पे ये कहलाता है आपका आरंभिक दंडिक अधिकार, जो भी वहाँ पे बताया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद अब आते हैं, वापस लौटते हैं अपने उसी धारा में। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हाई कोर्ट क्या करता है, कन्विक्ट करता है, तो वहाँ पर हाँ सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। ये पहली कंडीशन होगी कि जो कन्विक्शन से अपील हो रही है। अब दूसरा चीज़ आता है, कोई व्यक्ति जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या फिर उसके द्वारा किए गए विचारण में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोषित किया गया जिसमें 7 वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश,
उसके विरुद्ध या उसके विचार में दोषित किए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया है तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। पहला कंडीशन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात करता है। दूसरा क्लॉज यहाँ पे क्या कहता है, हाई कोर्ट में अपील करने की बात। हाई कोर्ट में अपील किस न्यायाधीश के जजमेंट के खिलाफ होगा, या तो सेशन न्यायाधीश ने यहाँ पे जजमेंट दिया हो, ठीक है, या फिर अपर सेशन न्यायाधीश ने दिया हो, या फिर किसी अन्य न्यायालय ने दिया हो जिसमें 7 वर्ष से अधिक के कारावास का दंड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 वर्ष से अधिक का कारावास का दंड दिया गया है। तो 7 वर्ष से अधिक का कारावास का दंड जैसे आप देखेंगे सेक्शन 31 में, ठीक है, तो वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट उस पावर को एक्सरसाइज करता है 31 वाले को, तो वहाँ पर क्या करता है, वो अधिक दंड दे सकता है। 7 वर्ष से अधिक का दंड, उसको पावर कितनी है सीजेएम के, 7 वर्ष है। अब 7 वर्ष से अधिक का दे सकता है 31 के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर इस चीज़ को अपील होगी, हाई कोर्ट को अपील होगी। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते सीजेएम की जो कोर्ट है उसको अपील यहाँ पे हाई कोर्ट में नहीं होती, ठीक है, सेशन में होती है। यहाँ पे आप किसको अपील कर रहे हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट को अपील कर रहे हैं, वो भी सीजेएम की। सीजेएम के 7 वर्ष से अधिक का दे सकता है, लेकिन 14 वर्ष से अधिक का नहीं हो सकता, ठीक है ना, 14 वर्ष से कम का ही रहेगा। तीसरा आता है कि उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई व्यक्ति, यानी कि उपधारा 2 में जितनी भी चीज़ें बताई गई, अभी मैंने जितना भी बताया है कि सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, ठीक है ना, 7 वर्ष से अधिक के कारावास का दंड दे दिया गया है, तो हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब उसके अलावा कोई व्यक्ति जो महानगर मजिस्ट्रेट यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सहायक सेशन न्यायाधीश या जेएमएफसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा कोई दोषित किया गया है, कोई व्यक्ति दोषित किया है, कन्विक्ट किया है, किसके द्वारा, मेट्रोपॉलिटन, सहायक सेशन, ठीक है, असिस्टेंट सेशन न्यायाधीश जो होता है, जेएमएफसी हो गया, और जेएमएससी यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इसके द्वारा कन्विक्ट किया गया है, या फिर ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा कन्विक्शन किया गया जो धारा 325 के अधीन दंडादेश किया गया है। तो धारा 325 क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पर्याप्त दंडादेश न देने कारण ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे तीसरी कंडीशन आता है जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 360 के अधीन आदेश दिया गया है या दंडादेश पारित किया गया है, तो उसकी अपील कहाँ पर होगी, सेशन न्यायालय में अपील होगी। ठीक है, ये यहाँ पे जो 3 चीज़ें बताई गई हैं इनकी अपील कहाँ पे होगी, इस सेशन न्यायालय में होगी। तो पहला किसका, सुप्रीम कोर्ट में अपील, दूसरा आता है आपका हाई कोर्ट में अपील, तीसरा आता है सेशन न्यायालय में अपील। ठीक है, उसके बाद 4th क्लॉज आता है। 4th क्लॉज एक ड्यूटी बताता है, ठीक है, एक ड्यूटी बताता है कि जब भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए बी, ठीक है, बी सी डी डी ए डी बी और 376 ई, यानी कि जो रेप से रिलेटेड मामले हैं, ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड मामले ये पूरे हैं जो रेप के मामले आते हैं, इनके अधीन यदि दंडादेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई है, जब यहाँ पे किसकी अपील फाइल की गई है, जो रेप से रिलेटेड मामले हैं उसमें जजमेंट दिया गया था, कन्विक्शन की गई थी, अब उसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अपील फाइल की जा रही है। तो अपील का निपटारा कितने दिनों में करना होगा ये बताता है कि ऐसी अपील फाइल किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। यानी कि जब अपील फाइल की जाएगी जिस तारीख को, उस तारीख से कैलकुलेट करते हुए 6 महीने के अंदर क्या किया जाएगा, अपील का निपटारा किया जाएगा। ये बात हो गई 374 में। अब यहाँ पे जो क्लॉज 4 बताया गया है उसी से रिलेटेड एक आप प्रोविजन देख सकते हैं, ठीक है ना, जिसे 154 में जब एफआईआर की जाती है ना, उसके 2 महीने के अंदर क्या करना होगा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होगा 2 महीने के अंदर। उसी प्रकार यहाँ पे 173 का क्लॉज 2, यहाँ पे जो चार्जशीट पेश होती है उसमें बताया गया है कि ऐसे मामले जो यहाँ पे जैसे ये रेप वाले हैं, इस मामले में जो विचारण किया जाता है, ट्रायल की जाती है, इन्वेस्टिगेशन यानी चार्जशीट पेश होने के बाद कितने महीने, 2 महीने के अंदर क्या करना होगा, ट्रायल कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद ये आता है अपील। जब यहाँ पर अपील आएगी तो उसको 6 महीने के भीतर यहाँ पर कंप्लीट की जाएगी, उसको निपटारा किया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जब एफआईआर होती है, सूचना मिलती है, उसके 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट फाइल होती है, तो चार्जशीट फाइल होने के 2 महीने के अंदर क्या करना होगा, ट्रायल कंप्लीट करना होगा। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद जब अपील की जाती है कन्विक्शन की, तो उसको 6 महीने के भीतर निपटाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आता है कि कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो उसमें अपील नहीं होती है। अब दोषी होने का अभिवचन का मतलब क्या है कि जो अभियुक्त है वो अपने जो अपराध किया है, उसने जो अपराध किया था उससे क्या करता है,
उसे स्वीकार कर लेता है कि हाँ हमने अपराध किया है, मामले को जल्दी ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्वयं अपना मामला अपने जो अपराध किया है उसको स्वीकार कर लेता है तो कुछ प्ली ऑफ गिल्टी कहते हैं। ठीक है, तो अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तब वहाँ पे अपील नहीं होती है। अब प्ली ऑफ बार्गेनिंग प्ली ऑफ बार्गेनिंग अलग चीज़ होती है। ठीक है ना, सॉरी। अब यहाँ पे जो प्ली ऑफ गिल्टी अलग चीज़ होती है। तो यहाँ प्ली ऑफ गिल्टी कब होती है? जब ट्रायल चल रहा होता है। ठीक है, उस दौरान जब चार्जेस फ्रेम होते हैं तो वहाँ पे न्यायालय जो होता है वो पूछता है अभियुक्त से क्या आप दोषी होने का अभिवचन करते हैं या फिर आप चाहते हैं कि ट्रायल चले। ठीक है, तो उसके बाद जैसा भी वो कहता है तो उसके बाद ऐसा किया जाता है। तो आप देखेंगे धारा 229, 241 और एक आता है 252। ठीक है ना, 252। ये 3 सेक्शन जहाँ पे प्ली ऑफ गिल्टी के बारे में बताया, दोषी होने के वचन के बारे में बताया गया है विचारण में। तब यहाँ पे यदि प्ली ऑफ गिल्टी कर लेता है तो वहाँ पे अभियुक्त ने क्या किया? अपराध स्वयं से स्वीकार किया। भाई अब स्वयं से स्वीकार किया है तो वो अपील कैसे करेगा? तो ठीक है, तो धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी, यानी कि 374 में कुछ भी बताया गया उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ अभियुक्त ने दोषी होने का वचन किया है और ऐसे वचन पर दोष सिद्ध किया गया है वहाँ पर अपील नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोषित उच्च न्यायालय द्वारा की गई है तो कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि जो कन्विक्शन हो रहा है दोषी होने के वचन पर, यदि हाई कोर्ट करता है जो कन्विक्शन किया जा रहा है, तब वहाँ पर किसी भी प्रकार की अपील नहीं होगी। अब दूसरा कंडीशन आता है कि दोषसिद्धि सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट ने की है, तब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे अपील तो नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यदि अपील जो है वो दंड के परिणाम के बारे में है कि दंड के परिणाम क्या है, ठीक है ना, और उसकी वैधता के बारे में, उसके लीगलिटी के बारे में कि उस वैध है कि नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे अपील की जा सकती है, अन्यथा कोई अपील उसके बारे में नहीं की जाएगी। ये बात करता है 375 में। अब 376 आता है कि छोटे मामलों में अपील। छोटे मामले क्या होते हैं? ये हमने देखा था धारा 206 में, आप देखेंगे तो वहाँ प्रिटी ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है जो छोटे मामले होते हैं। अब छोटे मामले होते हैं उसमें अपील नहीं होती है। ठीक है, अपील कितने तक की नहीं होगी, कितनी सज़ा है, कितनी जुर्माना है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो 374 में किसी बात के होते हुए भी ये भी बात कहता है, उसको भी छोड़ दिया 376 ने कि 374 की किसी बात 374 कुछ भी कहता है उसको हम नहीं मानेंगे। ये कौन कहता है? 376 कह रहा है। तो यहाँ पे दोषित व्यक्ति द्वारा कोई अपील निम्नलिखित किसी भी मामले में नहीं होगी, अर्थात किस मामले में? जहां हाई कोर्ट ने क्या किया है, उच्च न्यायालय के 6 माह से अनधिक की अवधि के कारावास का या 1000 रुपये से अनधिक मामले के अधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का दंडादेश पारित किया है। यानी कि हाई कोर्ट ने 6 माह तक का सज़ा सुनाई, ठीक है, या फिर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया या फिर दोनों लगा दिया। दूसरा आता है सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट केवल 3 माह या से अधिक अवधि के कारावास से या फिर 200 रुपये या फिर दोनों से। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये से अधिक जुर्माने के दंडादेश पारित करता है। और तीसरा आता है संक्षिप्त विचारित मामले 260 के अधीन कार्य करने के सशक्त मजिस्ट्रेट केवल 200 रुपये के जुर्माने से अधिक जुर्माने के दंडादेश पारित करता है। तब यहाँ पे किसी भी प्रकार की अपील नहीं होती है। अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। हाई कोर्ट जो है कितना सज़ा सुना रहा है? 6 महीने तक की। ठीक है, किसी व्यक्ति को 6 महीने तक की सज़ा सुनाता है या फिर उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगा देता है। 1000 से अधिक का नहीं, ठीक है ना, 1000 से अधिक को तो अपील हो सकती है। 1000 रुपये तक का जुर्माना लगा देता है या फिर दोनों बोथ, ठीक है, 6 महीने 1000 बोथ। ये किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए। अगर इतना सज़ा सुनाता है तो वहाँ पे कोई भी अपील नहीं होगी। दूसरा आता है कि सेशन न्यायालय या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा सज़ा सुनाई जाती कितनी? 3 महीने तक की, या फिर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है या फिर दोनों से दंडित किया जाता है, तब भी यहाँ पे अपील नहीं की जाएगी। इससे अधिक का है तो अपील हो सकती है। JMFC यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो 100 रुपये तक का जुर्माना लगाता है तो उसकी अपील कुछ नहीं होगी। भाई 100 रुपये होता क्या है आजकल, ठीक है, तो 100 रुपये में जुर्माना लगाए उसकी अपील करेगा भाई, यहाँ जितना जुर्माना लेगा उतने अपील में लग जाएंगे उसके। ठीक है, समरी ट्रायल अंडर सेक्शन 260 में कितना लगाया जा रहा है? 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है, तब भी यहाँ पे इसकी अपील नहीं होगी। तो समरी ट्रायल में कितने पनिशमेंट हो सकती है? तो वहाँ पे आप देखेंगे तो 3 महीने से अधिक के पनिशमेंट नहीं हो सकती, 3 महीने से अधिक के पनिशमेंट नहीं हो सकती, ये समरी ट्रायल में बताया गया है।
अब समरी ट्रायल करता कौन कौन है आप मुझे कमेंट में उसको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पे ठीक है ये सारी चीज़ें होगी। अगर इससे ज़्यादा सज़ा सुना जाता है तो यहाँ पे अपील हो सकती है। यदि इतना सज़ा है किसके द्वारा, हाई कोर्ट, सेशन न्यायालय, मजिस्ट्रेट, ठीक है, प्रथम बड़े मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल में, तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे इसकी सज़ा अपील नहीं होती है। ये बात करता है आपका 376 में। बस इतना ही है, ठीक है, आगे कितना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोवाइजो वगैरह। अब 377 आता है। 377 क्या बात करता है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को यदि लगता है कि जो कन्विक्शन हुआ है, ठीक है, जो सज़ा हुई है वो पर्याप्त नहीं है, जो दोषसिद्धि हुई है वो पर्याप्त नहीं है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो मामले का जो लोक अभियोजक होता है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसको क्या करेगा, उसको आदेश देगा कि भैया एक काम करो, इसकी अपील करो, यहाँ पे पर्याप्त सज़ा नहीं हुई है, अपर्याप्त है, तब यहाँ पे क्या करेगा, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अपील करता है। विक्टिम के राइट कहाँ पर बताया गया है, 372 के प्रोवाइजो में 2008 से जो जोड़े गए थे। अब जो लोक अभियोजक कहाँ से अपील कर रहा है, 377 से अपील कर रहा है। तो यहाँ पे पहला क्लोज क्या कहता है, उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, यानी कि उपधारा 2 अभी हमने पढ़ा रही है, ठीक है, उपधारा 2 पहले उपधारा 1 ही पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भिन्न, यहाँ पे हाई कोर्ट के आदेश की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, हाई कोर्ट से नीचे की जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसके द्वारा यदि कोई न्यायालय कोई दंडादेश पारित किया है, विचारा ने दोषसिद्धि किया है किसी व्यक्ति को, तो उस मामले में लोक अभियोजक क्या कर सकता है, राज्य सरकार इस दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। कौन दे रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। किसको दे रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दे रहा है कि काम करो, अपर्याप्त आधार पर उसके विरुद्ध क्या करो, सेशन न्यायालय में आपने यदि दंडादेश की मजिस्ट्रेट द्वारा पारित की गया है, यानी कि जो सजा पारित दी गई है वो किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई है, तो वहाँ पर क्या किया जाए, उसकी अपील सेशन न्यायालय में की जाए। दूसरा आता है कि यदि मान लीजिए सेशन न्यायालय ने पारित किया है, तो यानी कि जब अन्य न्यायालय कौन हो जाएगा, सेशन न्यायालय हो जाएगा। तो सेशन न्यायालय ने पारित किया है कोई दंडादेश, तो कहाँ पे प्रस्तुत करें, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में प्रस्तुत करें अपील, तो यहाँ पे ये हो गया। अब दूसरा चीज़ आता है कि जो वहाँ पे बताया गया था ना, उपधारा 2 के में उपबंधित जैसा है उसके सिवाय, तो उपधारा 2 क्या कहती है, यदि ऐसी दोषसिद्धि किसी ऐसे मामले में है जिसमें अपराध का अन्वेषण किसने किया है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया गया है। किस अधिनियम के तहत, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम के अधीन कोई गठित की गई है जो पुलिस स्थापन है, कौन सी, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन, उसके द्वारा क्या किया गया है, इन्वेस्टिगेशन की गई है। या फिर इस संहिता से भिन्न किसी केंद्रीय अधिनियम के द्वारा अपराध का अन्वेषण करने की चेष्टा किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है। किसी अन्य जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अन्य अन्वेषण करने वाले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रहती हैं उनके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय सरकार भी लोक अभियोजक के दंडादेश के अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध यहाँ पे अपील कर सकते। ऊपर हमने देखा था स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसको आदेश दे रहा है, लोक अभियोजकों को दे रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। अब नीचे जो सेकंड क्लॉज बात करता है वो केंद्र सरकार के बारे में बात करता है। केंद्र सरकार किसको कह सकती है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको कह सकती है कि भैया अपर्याप्तता के आधार पर क्या करो, यहाँ पे अपील कर दो। यदि मजिस्ट्रेट ने पारित किया है तो सेशन न्यायालय को, यदि अन्य न्यायालय ने पारित किया है तो किसको, उच्च न्यायालय को अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। ये बात हो गई। थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि जब दंडादेश के विरुद्ध अपर्याप्तता के आधार पर अपील की गई है तब यथास्थित सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय उस दंडादेश में वृद्धि तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने की युक्ति अवसर न दे। यानी कि ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि उसको भी सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। अभियुक्त को भी यहाँ पे सुनवाई का मौका दिया जाएगा कि भैया हम बढ़ा रहे हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, जो आपत्ति है तो बता दो, ठीक है। तो वहाँ पे उसको सुना जाएगा, कारण दर्शित करने के लिए उसको समय दिया जाएगा, किसको, अभियुक्त को, ठीक है। दोष मुक्ति के लिए दंडादेश में कमी करने के लिए आवेदन कर सकता है। ये थर्ड वाला नेचुरल जस्टिस हो गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है कि जब भारतीय दंड संहिता के अधीन 376 यानी कि रेप से रिलेटेड मामले जितने हैं उसके अधीन पारित की दंडादेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई है तो अपील का निपटारा ऐसी अपील फाइल किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। ये बात हो गई, जैसा हमने पढ़ा था ऊपर, ठीक है ना, 374 में भी पढ़ा था हमने।
अब आता है आपका दोष मुक्ति की दशा में अपील। यदि मान लीजिए जो कन्विक्शन अभी हमने पढ़ लिया कि जितने भी अभी हमने अपील देखे वो सारे कन्विक्शन पे थे, कुछ ना कुछ सजा सुना रहा था, उसकी अपील हो रही थी। अब 378 क्या कहता है कि भाई दोष मुक्ति की दशा में अपील, अब दोष मुक्त कर दिया उसको, अब उसके विरुद्ध अपील हो रही है। तो उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय और उपधारा 3 और उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हैं। तो उपधारा 3 और उपधारा 5 क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो उपधारा 3 क्या कहती है कि उपधारा 1 और उपधारा के 2 के अधीन उच्च न्यायालय कोई अपील उच्च न्यायालय की इजाजत के बिना ग्रहण नहीं किया जाएगा। यानी कि जब भी हाई कोर्ट में अपील की जाएगी ना, वो उपधारा 1 और 2 के अधीन, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, हाई कोर्ट की परमिशन ली जाती है। हाई कोर्ट पर जब परमिट कर देता है तब यहाँ पे अपील आप कर सकते हैं। 4th क्लॉज क्या कहते हैं, ये दोष मुक्ति का आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में पारित किया गया है और उच्च न्यायालय परिवादी द्वारा उससे इस निमित्त आवेदन किए जाने दोष मुक्ति का आदेश की अपील करने की विशेष इजाजत देता है, तो परिवादी ऐसी अपील उच्च न्यायालय उपस्थित कर सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले जब आप इसको ग्रहण कर लिए गए, इजाजत दे दी गई, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, परिवादी की अपील को उच्च न्यायालय उपस्थित कर सकता है। ये बात हो गई आपकी। ठीक है, 378 के तहत क्लॉज 3 और 4। ठीक है, अब 5 देख लेते हैं। तो दोष मुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उपधारा 4 के अधीन कोई आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा उस दशा में जिसमें परिवादी लोक सेवक है, यानी कि जब मान लीजिए जो परिवादी है वो कौन है, वो लोक सेवक है, और उस दोष मुक्ति के आदेश की तारीख से संगठित 6 मास की समाप्ति के पश्चात और प्रत्येक अन्य दशा में संगठित 60 दिन की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। अब उपधारा 3 में क्या बताया गया है कि हाई कोर्ट में अपील की जाएगी तो कब किया जाएगा, इजाज़त के बिना नहीं की जाएगी, इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब 4th पॉइंट कहता है कि यदि मान लीजिए जो अपील आ रही है वो परिवाद पे आ रही है, तो परिवाद कौन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो परिवादी मान लीजिए लोक सेवक है, उसको उसके पास कितना टाइम है, जब आदेश हुआ है जिस तारीख को, उस तारीख से 6 महीने के अंदर क्या करना होगा, परिवाद पेश करना होगा हाई कोर्ट में। ठीक है, पहली कंडीशन। यदि मान लीजिए लोक सेवक नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति है अन्य दशा में, तो 60 दिन की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं किया। यानी कि लोक सेवक नहीं है तो उसके पास सिर्फ 60 दिन का टाइम है। लोक सेवक है तो उसके पास 6 महीने का टाइम है। 6 महीने के अंदर क्या कर सकता है, परिवाद ग्रहण किया जाएगा। 6 महीने के अंदर परिवाद करता है तब। और अन्य व्यक्ति कोई है उसके पास सिर्फ 60 दिन का है। अब यहाँ पे उपधारा 6 की बात क्या बात करती है कि जो अपील करने की विशेष इजाज़त दिए जाने के लिए उपधारा 4 के अधीन कोई आवेदन नामंजूर कर दिया गया है। यानी कि जो उपधारा 3 में अभी हमने देखा था कि इजाज़त के बिना ग्रहण नहीं किया जाएगी अपील। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपील के जो इजाज़त के लिए एप्लीकेशन लगाएगी वो नामंजूर कर दिया गया। किसने, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। तो जब रिजेक्ट कर दिया है तो उसके लिए दोष मुक्ति के आदेश से उपधारा 1 के अधीन या उपधारा 2 के अधीन कोई अपील नहीं होगी। यानी कि जो दोष मुक्ति का आदेश दिया गया है उसकी कोई भी अपील आप नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ किसके लिए बात की गई है, जो इजाज़त के लिए एप्लीकेशन लगाई थी वो नामंजूर कर दी गई है। ये हो गया आपका क्लॉज 6B। तो अब देखते हैं उपधारा 1 और 2 के बारे में। अब उपधारा 1 क्या कहती है कि जैसा उपबंधित है, ठीक है ना, उपधारा 2 में उसके सिवाय, यानी कि उपधारा 2 की बात नहीं करता है। और उपधारा 3 और उपधारा 5 उपबंधों के अधीन रहते हैं, जो हमने देखा था इजाज़त के लिए एप्लीकेशन, ठीक है ना, रिजेक्ट होने पर अपील नहीं करना। तो जिला मजिस्ट्रेट किसी मामले में लोक अभियोजक को, यहाँ पे किसको बताया गया है, जिला मजिस्ट्रेट, जो डीएम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बारे में। तो जिला मजिस्ट्रेट किसी मामले में लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय और अजमानती अपराध, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन वेलेबल है, उस अपराध के बाद किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से सेशन न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, ये हो गया डीएम को पावर। उसके पहले हमने देखा था किसको पावर थी, आप स्टेट गवर्नमेंट को थी। ठीक है, और एक आता है सेंट्रल गवर्नमेंट को थी, वो क्या कर सकता है, लोक अभियोजक को ऑर्डर कर सकता था अपर्याप्तता के आधार पर। तो उसी प्रकार से यहाँ भी डीएम को भी पावर है कि यदि मान लीजिए किसी मजिस्ट्रेट द्वारा कोई दोष मुक्ति का आदेश दिया गया है तो लोक अभियोजक कह सकता है किस अपराध में, जो संज्ञेय है और अजमानती अपराध है, तो उसके बारे में क्या करें, सेशन न्यायालय में अपील प्रस्तुत करें। राज्य सरकार किसी ऐसे मामले में लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय में से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति या कि मूल या अपीलीय आदेश से, जो खंड का के अधीन आदेश नहीं है,
या पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को होगी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, लोक अभियोजक है, उसको आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि जो भी यहाँ पे पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय ने जो दोष मुक्ति का आदेश पारित किया है, या फिर कोई अन्य यहाँ पे अन्य न्यायालय ने क्या किया है, दोष मुक्ति का आदेश पारित किया है, अपीली आदेश में जो भी आया है, तो वहाँ पर उसके लिए क्या करें, अपील प्रस्तुत करें। ये हो गया क्लॉज फर्स्ट। अब क्लॉज टू क्या कहता है, क्लॉज टू क्या कहता है कि यदि ऐसा दोष मुक्ति आदेश ऐसे मामले में पारित किया गया है जिसमें अपराध का अन्वेषण, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पूरा बताया गया है, जैसे कि हमने ऊपर हम भी पढ़ा था। ठीक है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा गठित यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया गया है। ठीक है, पुलिस के द्वारा, या फिर किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके द्वारा किया गया है, तब वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोक अभियोजकों को निर्देश दे सकती है कि दोष मुक्ति के आदेश क्या करें। यहाँ पे जैसे दोष सिद्धि में किया जा रहा था ना अपर्याप्तता के आधार पर, तो इसी प्रकार से दोष मुक्ति में भी किया जा रहा है। तो सेशन न्यायालय में करें जहाँ पे यदि मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है, अन्य न्यायालय ने किया है तो यहाँ पे हाई कोर्ट में करें। तो ये हो गया आपका दोष मुक्ति और दोष सिद्धि से अपील। ठीक है, कहाँ पे अपील नहीं होगी ये भी आपने देख लिया है। अब 379 क्या कहता है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। अब ये यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया। अब यहाँ पे दोष मुक्ति के आदेश, दोष मुक्ति यानी कि जो ट्रायल कोर्ट था उसने क्या किया था, कन्विक्ट नहीं किया, एक्विट कर दिया, दोष मुक्त कर दिया था। अब वहाँ पे जब दोष मुक्ति की अपील हुई तब वहाँ पे उसके जो दोष मुक्ति का आदेश था उसको अपील ने उलट दिया और उसको दोष सिद्ध कर दिया तथा उसे मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष या अधिक का अवधि के कारावास का दंड दिया। यानी कि 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास का दंडादेश दिया या फिर मृत्यु का दंडादेश दे दिया, आजीवन कारावास दे दिया, तब वहाँ पर क्या किया जाएगा, वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात करता है 379। अब यहाँ पे 380 से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल लेक्चर। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।